अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारे पास HTML में जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं सर, वो है टेबल। पढ़ने से पहले हम इसको MS वर्ड पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे। और या MS वर्ड भी रहने देते हैं, क्योंकि हमें एक्सेल की भी नॉलेज है, तो हम एक्सेल से इसको स्टडी कर लेंगे। कहीं पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। आप MS वर्ड में यूज कर सकते हैं, आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं। जहां आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन रहा हो वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक्सेल में एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कुछ डेटा स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया डेटा, अपना सेल सिलेक्ट की। टेबुलर फॉर्मेट में शक्ल देने के लिए यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर सिलेक्ट की। देखिए टेबल की शक्ल आपकी स्क्रीन पे दिख रही, नहीं दिख रही तो मैं जूम कर देता हूँ। अब शायद विजिबल हो गई है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ID के नाम से कॉलम बनाया, यहाँ पर मैंने एक नेम के नाम से कॉलम बनाया, और यहाँ पर मैंने एक एज के नाम से कॉलम बनाया। जब टेबुलर फॉर्मेट नहीं था तो प्रॉब्लम ये थी कि डेटा को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। ये मैंने आपको एक्सेल या वर्ड में पढ़ाया भी था। याद होगा नोटपैड की फाइल में कॉमा कॉमा देके मैंने आपको बताया था कि यार ये देखो, डेटा को देखना बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज क्या लिखी है। तो वहां पर टेबल का कॉन्सेप्ट आया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हर कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें किस टाइप का डेटा मौजूद होगा। यानी ये अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा जितने भी सेल्स हैं इसके अंदर क्या, यहाँ पर क्या आएगी? ID आएगी। ऐसे ही अगर मैं नेम की बात करूं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इस नेम सेल के अंदर क्या आएगा? नेम्स आएंगे। अगर मैं इस एज की बात करूं तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या आएगा? सारी एजेस आएंगी। तो बेसिकली टैबुलर फॉर्मेट बना है दो चीजों से मिलकर। टैबुलर फॉर्मेट जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होती है रॉस, एक होती है कॉलम्स। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज टेबल, तो टेबल इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, रॉस एंड कॉलम्स। टेबल्स बना ही दो चीजों से मिलके है। एक रॉस है, एक कॉलम्स है। यहां तक बात समझ में आ गई? टेबल के इस वाले पार्ट को जहां पर आप अपनी हेडिंग्स को लिखते हैं, इसको टेबल हेडिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल हेडिंग्स बोलते हैं। इस वाले पार्ट को जहां पर आपके पास हेडिंग्स लिखी जाती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि आपके सेल में या इस कॉलम में क्या डेटा आएगा, उसको टेबल हेडिंग वाला पार्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर आप गौर से देखो, है तो ये टेबल हेडिंग, लेकिन ये किस फॉर्मेट में लिखी गई, किधर रखी गई है? एक रॉ में लिखी गई है। गौर से देखो ना, एक रॉ में लिखी गई है। ऐसे ये भी एक क्या है? ये भी एक क्या है? ये भी एक क्या है? मेरी सारी रॉज है आपके पास, देखे ना। अच्छा, अगर मैं इस तरह की बात करूं तो ये क्या है? कॉलम। इसकी बात करूं तो ये क्या है? ये बात करूं तो ये क्या है? यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक कोई मसला है? किसी को मसला है? अब हमें एग्जैक्टली यही टेबल अपने पास HTML के अंदर बनाना है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। हम एक्सेल को फॉलो करते रहेंगे और उसको कोड के थ्रू इम्बेड करने की कोशिश करेंगे। एक्सेल इसलिए सामने रख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप से आपका काम हो जाता है। यही काम आपने वहां पर करना है, तो वहां पर ये काम आपका कोड के जरिए किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद होगा मैंने आपके पास म्यूजिक में काम कर रहा था मैं, क्लास असद के नाम से। यहीं पर ही अभी हम एक इसको, मैंने एक ही फोल्डर इस्तेमाल किया हुआ है, और इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, कोड डॉट लिख के, जो कि ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं आपको प्रॉब्लम बता चुका हूँ पहली वीडियो से। मैंने बताया है कि मेरे VS कोड में इश्यूज है, तो ये डायरेक्टली ऐसे ऑन नहीं होगा, मुझे यहाँ पर आके ओपन विथ VS कोड करना पड़ेगा। मैंने खोल लिया, जबरदस्त, गुड है। अब मुझे सारी जितनी फाइलें वो मैंने बंद करनी है ना। अच्छा, ये दो खुली हुई है। अगर आप एक साथ बंद करना चाहते हो तो आप किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करो और लिखो क्लोज ऑल। ये सारी फाइल एक साथ बंद हो जाती है। मतलब आप एक एक करके बंद करने से बेहतर है कि आप एक साथ बंद कर लो। अब यहाँ पर मैंने एक फाइल बनानी है। मैंने जब भी बताया कि आपको कि अभी एरो एसेट का राइट हैंड साइड के ऊपर, यानी इसका मतलब ये है कि मैं कोई भी काम करूंगा वो एसेट में नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एसेट पे क्लिक कर देता हूं तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ भी काम करूंगा वो एसेट के अंदर जाएगा। लेकिन हमें तो एसेट वाला काम ही नहीं करना है। हमें तो HTML की फाइल बनानी है, और HTML की फाइल हमेशा कहाँ बनती है? बाहर बनती है। तो मैं इसको बंद करूंगा, और एहतियात के लिए कि भाई मैं अगर फाइल बनाऊं उसमें ना बन जाए, तो मैं एक दफा बाहर यहाँ पर क्लिक कर लूंगा कि भाई उसमें ना बन जाए। तो मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं बना देता हूँ टुडे प्रैक्टिस के नाम से एक मैं फाइल बना रहा हूँ, और .html मैंने एक्सटेंशन डाल दी। बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं। डायरी लिखने की आदत डाला कीजिए, नोट करने की आदत लाजमी डाला कीजिए, इससे आपको याद रहता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने, आप देखें दोस्तों, तो मैंने HTML की फाइल बना ली। अब मुझे साइड बार की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसमें स्क्रीन काफी घेर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से
मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है HTML की फाइल। दोबारा एक बार बता रहा हूँ वीडियो में, कुछ बच्चे बिना फाइल बनाए कहते हैं कि सर हम बॉयलर प्लेट हमारे पास नहीं आ रही। जब तक आप HTML की फाइल बनाएंगे ही नहीं आपके पास बॉयलर प्लेट नहीं आएगी। ठीक है, मैंने इंटर प्रेस किया। अच्छा, अगर हिंट चली जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसके आगे आगे दोबारा क्लिक कीजिए और कंट्रोल स्पेस का बटन दोबारा से दबा दीजिए, हिंट दोबारा से आ जाएगी। मैंने इंटर मारा, मेरी बॉयलर प्लेट रेडी होगी, मेरी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुकी। पहला काम कि इस फाइल को रन करके कॉपी पाथ करके टेस्ट करेंगे कि भाई यही फाइल है, रन हो रही है कोई और हो रही है। डॉक जी, हाँ, इस फाइल का नाम आपको दिख रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी पाथ का ऑप्शन होता है, अपना ब्राउजर ओपन कीजिए और यहाँ पर उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए, एंटर मारिए, आपकी फाइल रन हो जाएगी। चेक कीजिए टाइटल वही आ रहा है जो आपके पास लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कॉमन टाइटल होता है इस बॉयलर प्लेट का, तो इसलिए चेंज करके देखता हूँ, असद अली लिख लेता हूँ ताकि पता चल जाए हाँ भाई चेंज आ रहा है, यानी मेरी ही फाइल। रिफ्रेश किया तो इसका मतलब मैं अपनी फाइल में ही काम कर रहा हूँ और मेरी फाइल का जो आउटपुट है वो यहाँ पर इजिली डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम तो वो मुझसे पूछ सकता है, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक पहुंचने में कोई मुश्किलात आ रही है तो पूछेंगे। नहीं, आगे अपना काम शुरू करें। अभी हमने क्या बोला, आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने ये बिल्कुल जो डिजाइन यहाँ दिख रहा है ना वो हमने यहाँ बनाना है। अच्छा, एग्जाम्पल एक डेटा डाल भी देता हूँ, 1 2 3, और नेम कुछ भी ABC 10 12 ये कुछ भी डाल दिया मैंने अभी यहाँ पर ना। ठीक है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही जो टेबल आपको यहाँ दिख रहा है वो टेबल मुझे अपने HTML में बनाना है। अब ये काम कैसे करते हैं सर, आइए सीखते हैं। तो HTML आपको कहता है, पहले मैं इसको जूम कर दूं, HTML आपसे कहता है कि यार अगर आपने टेबल बनाना है तो सबसे पहले टेबल के एलिमेंट का इस्तेमाल करें। यानी एलिमेंट मीन्स जिसका ओपन और क्लोज दोनों मौजूद हो। तो मैंने टेबल लिखा और लिखने के बाद मैं इस पे इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक टेबल का ओपन और क्लोज टैग दोनों ही बन जाएंगे। लेकिन एहतियात के लिए, अगर मान लीजिए आपने टेबल लिखा और आपके पास हिंट नहीं आ रहा है, अभी जैसे मैं एंटर करूंगा ना कुछ नहीं होगा क्योंकि हिंट चली गई है, कोई बात नहीं, कंट्रोल स्पेस दोबारा लगाइए और टेबल का आपके पास इंटेलिजेंस फिर से आती है। तो ये एक एलिमेंट है जो कि आपने ओपन किया और क्लोज किया। कोशिश कीजिए काम करते वक्त थोड़ी स्पेस दे दीजिए, इंटर मार दिया कर दीजिए। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप पता है क्या, फिर भूल जाते हो कि इसका क्लोज हुआ है या ओपन हुआ है। कर दिया किसी भी टेबल में। अच्छा, टेबल में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, ये हेडिंग वाला पार्ट है। HTML इतना क्लियर अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। HTML ने एक और एलिमेंट बनाया, उसने कहा अगर आपने हेडिंग वाला पार्ट बनाना है तो आप, अच्छा, टेबल को बनाने से इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पर टेबल बन गया होगा। ऐसा तुम एक वर्चुअली इमेजिन करो कि एक डब्बा या एक बॉक्स बनाओ, यानी टेबल लिखने से सिर्फ एक बॉक्स क्रिएट होता है। अब तुम इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लियो सर, तो बॉर्डर भी तो दिख रहा है उस बॉक्स की, कोई बात नहीं। तो HTML कहता है कि टेबल का, आपको पता है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं, और एट्रीब्यूट्स हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, ओपन एलिमेंट के लिए, ओपन टैग के लिए कहाँ लिखे जाते हैं, यानी इस टैग की बात की जा रही है। जो कोई भी एट्रीब्यूट होगा वो हमेशा ओपन टैग के अंदर ही लिखा जाए और हमेशा स्पेस दे के लिखते, ऐसा नहीं मिला के लिख देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब एक एट्रीब्यूट है इसका बॉर्डर के नाम से, किसके नाम से, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स टू और ब्रैकेट में उसकी वैल्यू आती है। आगे मैंने क्या बोला, मेरे टेबल को क्या दे दो, बॉर्डर दे दो। अब यहाँ पर आप वैल्यूज जो देते हैं वो नंबर्स में होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बेसिकली ये उस बॉर्डर की थिकनेस होती है, तो पिक्सल्स में दिया है। तो मैंने यहाँ 1 लिखा। अब अगर मैंने रिफ्रेश किया तो एक डॉट नुमा आया है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैं जूम करना पड़ेगा मुझे। ये देखो, अभी वो बॉक्स देखो, बॉक्स ही बना हुआ है लेकिन चूंकि उसमें कुछ है नहीं तो इसीलिए बहुत छोटा सा माइनर सा डॉट आपको इस स्क्रीन पे विजिबल होगा। आई होप समझ में आया होगा। यानी इसका मतलब ये है कि टेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई बॉर्डर नहीं होते, हमें एट्रीब्यूट के जरिए बॉर्डर लगाना पड़ता है, और उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, बॉर्डर। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो ओपन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। अभी तो कैसे बढ़ा देते हैं,
क्या डिफॉल्ट में उसके पास बॉर्डर था? तो हमने उसकी चीजों खसूसियात को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बॉर्डर दे दिया। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब टेबल बन गया, अब हमें ये वाला पार्ट चाहिए, हेडिंग वाला। तो एचटीएमएल कहता है जब भी अगर आपने हेडिंग वाला पार्ट बनाना है तो मैंने एक एलिमेंट बना के रखा हुआ है, ये सब काम टेबल के अंदर ही, क्योंकि टेबल के अंदर ही काम करना है ना। तो उसने कहा टी हेड के नाम से एक मैंने बनाया है, टी हेड रिप्रेजेंटिंग फॉर टेबल हेडिंग्स। यानी अगर आपने टेबल हेडिंग बनानी है तो यहाँ पर आप टी हेड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने हेडिंग वाला काम नहीं करना तो आप टी हेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास हेडिंग है ही नहीं, सिर्फ डेटा पड़ा हो, तो आप टी हेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब मैंने टी हेड पे एंटर मारा, इसका एलिमेंट तैयार हो गया। अब जाहिर सी बात है मुझे हेडिंग के अंदर काम करना है, तो मैं हेडिंग के अंदर एंटर मार दिया। अब मैंने ये बता दिया कि मैं टेबल हेडिंग यहाँ पर बनाऊंगा, ये मैंने बता दिया। अब ये क्या बनी हुई है पूरी एक रॉ। तो पहले आपको रॉ बनानी पड़ेगी। तो रॉ को बनाने के लिए इसने एक और एलिमेंट दिया है हमें, उसका नाम है टी आर। टी आर मीन्स टेबल रॉ। तो आपने टी आर का एलिमेंट खोल दिया, बना दिया। ये इमेजिन कर लो, एक रॉ, एक टेबल हेडिंग के नाम से उसको आइडेंटिफाई, यानी बेसिकली टी हेड का कोई काम नहीं है। बेसिकली ये रॉ बता रही है कि इस रॉ के अंदर जो भी होगा वो टेबल्स की हेडिंग को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसमें हेडिंग्स लिखी जाएंगी। बात समझ में आ रही? अब आपके पास में कितने कॉलम्स हैं? 3। पहले रॉ बनती है, उसके बाद कॉलम्स बनते हैं, ये बात याद रखिए। तो कॉलम्स को बनाने के लिए, अच्छा, अब कॉलम भी दो किस्म के हैं। एक वो कॉलम होगा जिसमें डेटा होगा, एक वो कॉलम होगा जिसमें हेडिंग होगी। अभी हम कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? नहीं, हेडिंग ना, हेडिंग डालेंगे ना। तो हेडिंग के लिए हमारे पास जो एलिमेंट यूज होता है उसका नाम है टी एच, यानी टेबल हेडिंग। ठीक है। अब मैंने अगर इसमें लिखा आईडी और सेव करके रिफ्रेश किया, देखो क्या आता है, आईडी। ऐसे अब मुझे कितने कॉलम बनाने हैं? 3। अब मैं बार बार रॉ नहीं बनाऊंगा, एक ही रॉ में 3 कॉलम है ना, सेम 3 बना दिए, आईडी, नेम और एज। बन गया सर। अब ये दो दो बॉर्डर क्यों आ रहे हैं ये अलग बात है, ये बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए समझ लो कि आपके पास बॉर्डर आ गए, आ गए, 3 कॉलम्स आ गए। आपके हेडिंग्स वाला पार्ट मुकम्मल हो गया। यहां तक किसी का कोई सवाल? अब अगर आप गौर से देखो तो ये वाला पार्ट है जहां पर आपका डेटा पड़ा हुआ है, ये देखो ये वाला, ये आपका डाटा है। देखो जैसे HTML ने अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक हेड पार्ट और एक बॉडी पार्ट। हेड पार्ट में हम क्या करते हैं, टाइटल्स को लिखते हैं अपने, इसके अलावा हमारे पास जितनी CSS होती है हम CSS को लिखते हैं, या दो जो भी काम हमें करना होता है हम उस काम को कर रहे होते हैं। तो फिर टेबल बॉडी की बात की जाए, यानी बॉडी की बात की जाए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बॉडी के अंदर क्या लिख रहे होते हैं भाई, जितना भी वेबसाइट यानी जो व्हाइट वाला पेज है उसमें जितना भी काम होता है वो हम कहाँ लिख रहे होते हैं, टी बॉडी के अंदर लिखो। बात समझ में आ गई? ऐसे ही हमारे पास टेबल के अंदर 2 काम होते हैं। क्या बात है? तो यानी जिसमें आपको डेटा रखना हो उसे हम बॉडी पार्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही हेडिंग्स को बनाने के लिए हमें कौन सा एलिमेंट दिया था HTML ने? टी हेड, जिसमें हमने रॉ बना के उसमें कॉलम बनाया और उसमें टी हेड यानी टेबल हेडिंग्स के नाम से टी एच करके जितनी हेडिंग डाली थी डाल दी। ऐसे ही डेटा को डालने के लिए अब हेडिंग्स वाला पार्ट मुकम्मल हो गया, इसके बाद ये काम टेबल के अंदर ही हो रहा है। अब यहाँ पर डेटा को डालने के लिए टी बॉडी का एलिमेंट उसने हमें बना के, टी बॉडी, टेबल की बॉडी जिसमें आपका डाटा आता है, बना लिया। अब बॉडी को बनाने के बाद ये क्या बनी हुई है, एक रॉ। याद रखिएगा HTML चीज पहले रॉ बनती है फिर कॉलम्स बनती है। तो मैंने टी आर से एक रॉ बना ली, टेबल रॉ बन गई। अब जाहिर सी बात है इसमें डेटा पुट करना है, 3 कॉलम्स लगेंगे। तो अब कहोगे सर कॉलम्स के लिए तो हम TH यूज करते हैं, जी नहीं, TH हम टेबल हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं, यानी ये कॉलम ही बनाता है लेकिन हेडिंग की कॉलम बनाता है। लेकिन अगर आपको डेटा की कॉलम बनाने हैं तो TD, टेबल डेटा। तो TD मैंने बना लिए, TD बना दो, बना दिया। नाम आईडी लिखी 1, नाम लिखा ए, और एक और TD बनाया जिसके लिए एज आ जाएगी, मैंने लिखा 5। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये आगे। अब आपको जितना भी डेटा डालना हो वो आप टी बॉडी के अंदर ही डालेंगे। और आपने एक दोबारा, अच्छा, जब एक नया डेटा डालना है दोबारा से रॉ बनाई, दोबारा से डेटा डाला, दोबारा से रॉ बनाई,
दोबारा से डेटा डाला, दोबारा से रॉ बनाई, दोबारा से डन, रिफ्रेश किया, आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब वो डेटा को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब जितने कॉलम्स की कैपेसिटी थी, अगर गौर से देखो टेबल का नेचर, तो जितनी उसकी स्पेस थी उतने उतना ही कंज्यूम किया, पूरी स्क्रीन को इस्तेमाल नहीं किया है। बात समझ में आई? लेकिन मैं चाहता हूं मेरा टेबल मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल जाए। मतलब जितनी मेरी स्क्रीन, चाहे वो स्क्रीन का कोई भी साइज हो, हर स्क्रीन के हिसाब से अपनी विड्थ को उस स्क्रीन की जितनी कर ले, कितना कर रहा हूँ, परसेंट। लेकिन परसेंट कितना, फुल स्क्रीन हो जाए 100%। शाबाश। तो मेरे पास अब मुझे किसकी विड्थ बढ़ानी है, टेबल की, तो मैं कहाँ आके लिखूंगा, टेबल में। तो मैंने कहा इसकी विड्थ बढ़ा दो, कितनी कर दो, 100%। सेव किया, रिफ्रेश किया, लो जी आउटपुट आ गया। अब नहीं, हाइट की जरूरत नहीं होती। हाइट क्योंकि ऑटोमेटिक डेटा बढ़ता जाएगा, हाइट इंक्रीज करता रहेगा ना, तो हाइट क्यों बढ़ाएंगे, सिर्फ विड्थ कंट्रोल करते हैं। अब देखो कोई भी स्क्रीन हो, ये अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। ये देखो किसको, अब अभी अब वही वही आ रहा है सर। अब चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। पहली बात तो सर, टेबल की बॉर्डर आप देखें तो दो दो आ रहे हैं। मैं चाहूंगा एक सिंगुलर बॉर्डर इसको रिप्रेजेंट करे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा गौर से देखो तो इस इन सेलों के दरमियान स्पेस बनी हुई है। एक सेल है, ये मेन है, ये मेन बॉर्डर है। अब अंदर से धक्का दिया हुआ है। मैंने याद होगा एमएस वर्ड में आपको पढ़ाया था, एमएस वर्ड में आपको पढ़ाया था, जब आप कोई चीज अंदर की तरफ से स्पेस कंज्यूम करते हो उसे क्या बोलते हैं। एक पेज है, उस पेज में चीजों को, एक चीज की मैंने यहाँ पे उठा के वहां रख दी, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। याद आया? और अगर किसी चीज को उसी बॉक्स के अंदर रहते हुए मूव करते हैं आगे पीछे, तो उसको बोलते हैं पैडिंग। बात समझ में आ रही? अगर एक एग्जांपल, एक मैं यहाँ पर एग्जांपल से दिखाता हूँ। मान लीजिए एक ब्लॉक है और आपको उसको खिसका के यहाँ लेकर आना है। तो आपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अपने ब्लॉक को लेके गए, इसको बोलते हैं मार्जिन के थ्रू लेके जाना। यानी एक पोजीशन पे था और उठा के आप दूसरी पोजीशन पे ले गए। लेकिन यही ब्लॉक था और इसके अंदर कुछ रखा हुआ था, आपने कहा यहां से उठा के मुझे यहाँ लेकर आना। अभी ब्लॉक के अंदर ही आप काम कर रहे हैं, तो आपने यहां से उठा के यहाँ लेकर आना, इसको बोलते हैं पैडिंग। जो चीज अंदर से काम कर रही है उसको बोलते हैं पैडिंग, और जो बाहर सप्लाई हो रही है उसे कहते हैं मार्जिन। बात समझ में आती? लेकिन यहाँ पर मार्जिन बेसिकली यहाँ पर स्पेस दी गई है। मैं जरा इसको रिमूव कर दूं पहले, और से देखो तो यहाँ पर मेन बॉर्डर से और इसके अपने बॉर्डर के अंदर में स्पेस क्रिएट की गई। तो यहाँ पर आपके पास इसका एट्रीब्यूट है टेबल का। मैं चाहता हूँ स्पेसिंग खत्म हो जाए, तो उसका एक एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग के नाम से। इसके नाम से अब मैं चाहता हूँ खत्म हो जाए। बाय डिफॉल्ट वन होती है, ऑटोमेटिक वन लगी हुई होती है, लेकिन हमें खत्म करनी है तो हम क्या कर देंगे, जीरो। अगर हम जीरो कर देंगे और चला के देखेंगे तो ये देखो खत्म हो गया। देखा? तो आप पहले तो आपने देखा कि आपने किस तरीके से सेल की स्पेसिंग को रिमूव किया। पहले टेबल कैसे बनता है, उसमें हेडिंग वाला पार्ट कैसे बनता है, उसमें टी बॉडी वाला पार्ट कैसे बनता है, उसके बाद इसमें विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें बॉर्डर कैसे ला सकते हैं, या उसकी स्पेसिंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आपने यहाँ पर कवर की। इसमें अभी तक किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछेंगे नहीं। अब इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, एक सवाल है, आपने रॉ इसके लिए भी बनाई थी, रॉ आपने हर डेटा के लिए बनाई है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये, जिसको आपने टीएच में लिखा हुआ है वो बोल्ड सा दिख रहा है और सेंटर में दिख रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल के टीएच का बिहेवियर है कि आपको जो हेडिंग्स होंगी थोड़ा वो बोल्ड करके दिखाएगा और हमेशा सेंटर में रखेगा। और जबकि टीडी वाला यानी टेबल डेटा की बात करें तो उसका बाय डिफॉल्ट नेचर है कि वो बोल्ड नहीं होता और हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है। देखा आपने? तो वो इंटरव्यूअर पूछ सकता है, मुझे बताओ टेबल डेटा और टेबल हेडिंग में क्या फर्क है। तो आप बताएंगे टेबल डेटा में लिखी जाने वाला डेटा हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है और वो बोल्ड नहीं होता, जबकि टेबल हेडिंग में लिखा जाने वाला डेटा हमेशा बोल्ड होता है और वो सेंट्रलाइज होता है बाय डिफॉल्ट। हमें सेंटर में करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी डिमांड है, आपसे कहा जाता है कि यार मुझे अपने इस पूरे डेटा को, ये जो आपके पास है आईडीज, इसको सेंट्रलाइज कर दो, तो आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कुछ ऐसे कि मेरे पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है अलाइन के नाम से। किसके नाम से? अलाइन। ये एट्रीब्यूट अलाइनमेंट बेसिकली सेट करता है लेफ्ट राइट या सेंटर। तो मैं अगर इसको लिखूं सेंटर और मैं सेव करके रन करूं, डेटा तो मेरा सेंटर में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है इसके अंदर, कि आपको हर किसी को अलाइन देना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे हर चीज को अलाइनमेंट आपने देनी पड़ेगी। मतलब आपके पास जब जब आप टीडी लिखोगे हर किसी को अलाइन दे रहोगे कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही? लेकिन इसका एक और आसान हल है, ये तो लंबी हो जाएगी सर। इसका एक और आसान हल ये है कि आप
डायरेक्टली रॉ को अगर ये बोल दो कि डेटा को सेंटर अलाइन करो, तो ये देखो, अब मैंने पहली वाली रॉ में सेंटर कहा तो उसने तमाम एलिमेंट्स को सेंटर कर दिया। ऐसी अगर मैं दूसरी वाली रॉ को बोलूंगा भाई तुम भी सेंटर कर लो और तुम भी सेंटर कर लो तीसरी वाली भी, ये देखो, देखा आपने? या इसका कोई और हल सर, या तो इसका कोई और हल कि हमारे पास सारा काम हमारा इजी हो जाए, कि हम तो अभी थक गए ये एक एक कर करके लिखने से। तो अगर आपको खुद से ही करना है, यानी आपको डिजाइनिंग का काम करना है, तब आपको सीएसएस की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो अब अगर मैं सीएसएस की फाइल बनाऊं इसकी, तो मैं सीएसएस में आके एक और फाइल बना रहा हूं आज, style3.css। मैंने बना ली style3.css की फाइल। अब ये फाइल ऐसी बात है इसके साथ काम तो करेगी नहीं, क्यों? क्योंकि लिंक नहीं है। तो लिंक करने के लिए आप लिंक का टैग यूज करेंगे। कर लिया आपने। आपने इसका पाथ दिया, कहां पर है ये? एसेट में जाओ, सीएसएस में जाओ, style3.css के नाम, अब आपने लिंक कर दिया। डन। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये जो टीडी वाला डेटा है, मैं टीडी की बात कर रहा हूं सर। तो अगर आप टीडी को देखो तो टीडी तक पहुंचेंगे कैसे? इसको बंद कर दो, यहां से क्लोज और मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। सबसे पहले हम टेबल में आएंगे, क्योंकि टेबल में हम काम कर रहे हैं ना। तो मैंने क्या बोला, पहले टेबल में आओ, आ गया। उसके बाद किसमें आना है हमने? टी बॉडी के अंदर आना है। तो आपको पता है एक से दूसरे में जाने के लिए हम टी बॉडी ऐसे लिखते हैं, टी बॉडी में आ गया, आ गया। अब उस टी बॉडी के बाद हमें किसमें आना है? टी आर में आना है हम टी आर में आ गए। अब उसके बाद टीडी कहाँ है? बेस के अंदर टीडी है, तो हम टीडी में आ गए, आ गए। चेक करते हैं कि उनको सीधे लगाई नहीं है। अगर हम यहाँ पर लिखे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो क्या ये काम करती है? आओ देखें। देखा? तो आप कहाँ अलग अलग एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तरीका गलत है, लेकिन उसमें आपका वक्त भी जाया हो रहा है और लाइंस भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो बेहतर तरीका क्या था कि आपने सीएसएस के थ्रू उसको यूटिलाइज कर लिया। अच्छा सर, एक सवाल है, आपने इतनी लंबी बात यहाँ पर क्यों कही? आप अगर डायरेक्ट टीडी लिखते तो क्या होता? आओ चेक करें। तब भी सेंट्रलाइज हो रहा है, सेंट्रलाइज तो तब भी हो रहा है। तो फिर आपने इसको चूज क्यों किया? सवाल ये। बेटा मैंने इसलिए चूज किया, अभी तो खैर टेबल के नाम से लिखा हुआ है। मान लो मेरी वेबसाइट में चार पांच टेबल होते हैं, और मैं चार पांच टेबल में से सिर्फ किसी एक टेबल का डेटा सेंट्रलाइज करना चाहता, तो वहां पर मेरे लिए मुश्किल नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली टीडी के ऊपर लगा देता हूँ, तो उसका मतलब ये कि जितने भी टेबल बने होंगे इस एचटीएमएल में, उसमें जितनों में टीडी इस्तेमाल हुआ है सबको सेंटर कर। बात समझ में आ रही है? तो इससे मुझे नुकसान हो जाता है। अब मैंने पूरा रूट बताया, पूरा रूट बताने का फायदा क्या हुआ? इससे स्पेसिफिक उसी के ऊपर अप्लाई करें। लेकिन बाकी बाकी का टेबल के बाकी टेबल जो होगा उसका स्ट्रक्चर भी तो ऐसे ही होगा सर। टेबल ही लिखा होगा, उसमें टी हेड लिखा होगा, टी बॉडी लिखा होगा, तो हम वहां पर बाकी जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बेहतरीन तरीका क्या है कि आप ये प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करो सीएसएस में, यानी किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है तो आप स्पेसिफिक उस तक पहुंचो और उसके बाद जाके अप्लाई करो। ठीक हो गया? ये था टेबल, जिसमें आपको अच्छा राइट क्लिक करके फॉर्मेट करेंगे, थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, ये फॉर्मेट हो गया हमारा, और ये हमारा टेबल बनके तैयार हो गया। बहुत बेसिक सा था सर, और आई होप आपको समझ में आया। अब इसमें डेटा अगर सही करना चाहते हो तो वो आप कर लो, मैं खैर इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। ये देखो, डन है। अगर आपसे कोई बोलता है यार मुझे अपने इस वाली रो का और सुनिएगा, इस वाली रो का बैकग्राउंड कलर चाहिए, बाकी रो का नहीं, सिर्फ इस वाली का, तो कैसे लगाएंगे भाई? एक तो तरीका ये है कि हम डायरेक्टली टी आर में आए, इस वाली रो पर आए, क्योंकि इस रो पर हमें लगाना है, क्योंकि सारा डेटा इस रो में रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का मैंने पढ़ा था बीजी कलर के नाम से, हम डायरेक्ट यहाँ पर कलर डिफाइन कर देंगे, तो सिर्फ इसी रो पे आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे सीएसएस के थ्रू ये काम करना पड़े, तो मैं कैसे करूंगा? बड़ा आसान है सर। अभी मैंने आपको सिखाया कि हम टेबल में आएंगे, कहाँ जाएंगे? टी हेड में आएंगे, और उसमें टी आर जो है उसमें हम क्या बोलेंगे कि बैकग्राउंड कलर लगा दो, किसके नाम से? येलो के नाम से। तभी स्टिल सेम काम हो रहा है। तो ये काम को करने के एचटीएमएल सीएसएस में कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जो आप कर रहे हो वो गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। काम आप भी प्रॉपर कर रहे हैं, काम मैं भी प्रॉपर कर रहा हूँ, लेकिन मैं मीनिंगफुल काम कर रहा हूँ, आप मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये मीनिंगफुल काम करना क्यों जरूरी है? प्रॉब्लम,
पहले प्रॉब्लम ढूंढते हैं सर। प्रॉब्लम बहुत बेसिक सी है, समझाऊं? आप वेबसाइट किसके लिए बना रहे हो? यूजर्स के लिए, नंबर ऑफ यूजर्स यूज करेंगे। लेकिन वो वेबसाइट कहाँ पर रजिस्टर होगी? गूगल पे, ऐसे ही ना? गूगल पे उसको रजिस्टर्ड करेंगे ताकि वो कोई भी सर्च करे तो वो टॉप पर आ रही हो। टॉप पर आएगी तभी तो लोग उसको खोल के विजिट करेंगे सर। ऐसे दुनिया में बहुत सारी, कराची में बहुत सारी वेबसाइट है जो कि प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन अगर आप पहले पे नाम देखो तो दराज का आता है। टॉप ट्रेंड करती है दराज। वो कैसे करती है वो बात की बात है, वो अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन बात ये है कि गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छे से अंडरस्टैंड करे। तो अब उसको अच्छे से समझाने के लिए हर टैग का प्रॉपर मीनिंग होना जरूरी है। अब मैं ना, अगर मैं ये टी हेड ना लिखूं तो भी कोई मसला नहीं है, मेरे पास रॉ बनेगी। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? मेरे लिए भी मसला नहीं होगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब गूगल को समझने बैठेगा ना तो गूगल को समझ में नहीं आएगा यार ये हेडिंग वाला बात। तो गूगल अगर तुम्हारी वेबसाइट को अच्छे से समझेगा नहीं, तो मान लो तुमने एक वेबसाइट बनाई है कार के रिगार्डिंग, और अगर उसे समझ लिया ये वेबसाइट है बुक के रिगार्डिंग, तो पता है नुकसान क्या होगा? लोग सर्च करेंगे कार, उनको तुम्हारी वेबसाइट मिलेगी ही नहीं। उनको कहाँ मिलेगी? बुक के अंदर मिल रही हो। तो इससे तुम्हारी कार्ड की जो, मतलब वेबसाइट की जो पूरी इंफॉर्मेशन है ना वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हर टैग को बकायदा रिप्रेजेंट करना बहुत सही रहता है, ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छे से रैंक कर सके और समझ सके कि कौन सी चीज कहाँ यूटिलाइज की गई। ये जो डीडी और डीडीएल वाला काम है, डेफिनेशन लिस्ट वाला, आपको पता है वो पैराग्राफ से भी हो सकता है ना पैराग्राफ से। बिल्कुल पैराग्राफ लिखा और नीचे आगे थोड़ा सा धक्का मैं करके दिखाता हूँ सर आपको, देखो। मैं अभी टेबल को मिनिमाइज कर रहा हूँ, बंद नहीं कर रहा हूँ, इसे मिनिमाइज के खोल सकते हैं बाद में। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ सब। मैंने लिखा पी का डैक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हेडिंग है मैटर। क्या है? मैटर। आगे बिल्कुल ऐसी लिखी इसकी हेडिंग भी। अच्छा, अब इसमें डेफिनेशन है, तो मैंने एक और है, ये एनीथिंग विच हैव मास एंड occupied space is called matter। डन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डेफिनेशन उससे आगे नहीं आ रही, मतलब आपने देखा होगा जब डीडी डीडीएल में हम लिखे तो थोड़ा सा स्पेस होती है आगे, ऐसे ही ना। अब अगर हम यहाँ से स्पेस डालते हैं ना तो स्पेस नहीं डलने वाली, अगर आप ये समझ रहे हो कि स्पेस डल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। स्पेस नहीं आ रही, तो सर अगर मुझे किसी चीज में स्पेस लानी है तो हम कैसे लेकर आए? अच्छा, एक सवाल और, एक चीज और। HTML में इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? एंगुलर ब्रैकेट्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, HTML में एंगुलर ब्रैकेट हम तभी यूज करते हैं जब हमें कोई एलिमेंट बनाना हो। आप देखो हर एलिमेंट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है, लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल के अंदर लिखा हुआ होता है, ये देख लो। पी भी उसी के अंदर लिखा हुआ है, बॉडी भी उसी के अंदर लिखा हुआ है, HTML। यानी एंगुलर ब्रैकेट का एक मीनिंग है, क्या मीनिंग है? कि यार वो रिप्रेजेंट करता है कि यार इसमें HTML के एलिमेंट या टैग को रखा जाए। तो अब अगर तुम ये चलाओगे, देखो आ तो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये एंगुलर ब्रैकेट यहाँ शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसको लिखने का ये सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि HTML कंफ्यूज हो जाता है कि आया यहाँ पर ये एलिमेंट लिख रहा है या फिर अपने पास से कुछ एंगुलर ब्रैकेट ऐसी टेक्स्ट में डाल रहा है। तो HTML ने इन स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करने के, स्पेशल कैरेक्टर क्या हो सकते हैं सर? @%, डॉलर, ब्रैकेट्स, एंड, पावर, एक्सक्लेमेशन मार्क या स्पेस। इनके लिए HTML ने एक अलग चीज बनाई है, उसको बोलते हैं हम HTML, क्या बोलते हैं? पता कितनी बोलते हैं? नहीं पता? चलिए खोलते हैं। यहाँ लिखेंगे आप HTML एंटिटीज। क्या लिखेंगे? इसकी एक बहुत प्यारी वेबसाइट है, टॉप टॉप टेल के नाम से। यहाँ पर आपको HTML के सिंबल्स, एंटिटीज सब मिल जाएंगे। आपने किसी किस्म का सिंबल चाहिए, वो अक्सर सिंबल देखा होगा सर, MS वर्ड में आता है C का कॉपीराइट, या बहुत सारे सिंबल्स होते हैं सर। आपको कुछ भी चाहिए तो उसने HTML ने सबके लिए क्या बना दी? HTML एंटिटीज। वो कहता है अगर आपको ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए, लेस देन का सिंबल चाहिए, तो आप ये खुद मत लिखो, आप उसके लिए HTML एंटिटी का इस्तेमाल करो। क्यों? वो इसलिए ताकि जब HTML इस कोड को चला रहा हो तो उसके लिए ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि आया ये एलिमेंट वाला एंगुलर ब्रैकेट लिखे हुए या तुमने अपने टेक्सचुअल बेसिस के ऊपर लिखे हुए। तो अब यहाँ पर देखो हर चीज की यहाँ पर सिंबल बने हुए। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये सी वाला सिंबल चाहिए, इसे कहते हैं कॉपी राइट। अक्सर देखा होगा वेबसाइट में सी आता है कॉपी राइट वाला, वो यहां से आता है। अच्छा, HTML एंटिटी लिखी कैसे जाती है हमेशा रखना। HTML एंटिटी को लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। सबसे पहले आता है एंड, इसे बोलते हैं M%। आ गया।
उसके बाद एंटिटी का नाम जो भी नाम होगा, जैसे मैंने लिख दिया कॉपी, ये एंटिटी का नाम है। और उसके बाद एंटिटी को खत्म करने के लिए आखिर में आता है टर्मिनेटर। याद रखिएगा दुनिया की जो भी एचटीएमएल एंटिटीज होंगी वो स्टार्ट एंड से ही होंगी और एंड टर्मिनेटर से होंगी। डन। अब मुझे कॉपी वाला सिंबल चाहिए। ये देखो सेम कोड लिखा है, ये एचटीएमएल एंटिटी लिखा हुआ है। देखो जैसे मैं बताया एंड से स्टार्ट हुआ, पॉइंट पे खत्म हुआ, इसको कॉपी करो, यहां पर पेस्ट कर दो, चला के देखो आगे। इस ये जो कोड लिखा हुआ है ये एचटीएमएल एंटिटी, ये जितनी बार यूज करना चाहो सर, एक वेबसाइट पे कितनी बार यूज कर, जितनी बार करना चाहो भाई कर लो, आपकी मर्जी है। अच्छा अब मुझे सिंबल क्या चाहिए थे, लेस देन और ग्रेटर देन, ये वाले। ये कहाँ मिलेंगे सर? तो आप सर ढूंढो इसको, वरना आप सर्च कर सकते हो, या ऐसे लिख ऐसे बना लो ये। ऐसे बनाओगे तो सर ढूंढने में टाइम लगेगा, काफी सारे आ जाएंगे। देखो नहीं मिल रहा, तो मैं ढूंढ लेता हूँ सर आपके लिए। देखो ये अभी ये नहीं, बहुत सारे आ गए यार, बहुत सारे। ये को ये रहा। ये थोड़ा सा अलग है। अगर मैं इसके सिंबल्स की बात करूं, सिंबल ये आ गया एरोज। एरोज भी नहीं आना, हमें चाहिए सिंबल्स। सिंबल ये रहे। तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे होते हैं यार। जैसे एग्जांपल अगर मुझे ये चाहिए, करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, बाद में आप हटा लेना। कंट्रोल C, कंट्रोल V। देखा आपने? तो यानी आप कोई सा भी सिंबल लगा सकते हो भाई। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन का। मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। लेस देन के लिए जो एचटीएमएल एंटिटी यूज होती है उसका नाम होता है एम्परसेंड LT। LT मींस लेस देन। और चेक करें आया कि नहीं आया आगे। और अगर ग्रेटर देन @GT, तो ये ग्रेटर देन। तो एंगुलर एंगुलर कह रहा हूँ, एचटीएमएल कहता है कि अगर आपको इस तरह के सिंबल्स यूज करने हैं तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? एचटीएमएल एंटिटीज का इस्तेमाल करोगे। बात समझ में आ गई? और एचटीएमएल एंटिटीज कैसे शुरू होती हैं? M% से शुरू होती हैं और टर्मिनेटर पे एंड होती है। बात समझ में आई? अब हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए थी स्पेस। मैंने आपको कहा ना सर, आप स्पेस दे रहे, स्पेस नहीं आ रही। तो आपके पास एक और एंटिटी है जिसका नाम है, जो स्पेस देने के लिए यूज होती है, एक करेक्टर की स्पेस आती है, एंड BNSP। ये यूज किया जाता है स्पेस के लिए। चला के देखो, BNSP होता है, नहीं क्या होता है, NBSP सॉरी। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो एंड, ये देखो थोड़ी स्पेस आई। अब जितनी स्पेस आपको चाहिए आप इसे कॉपी करो, पूरा सेंटेंस ही कॉपी हो रहा है। ये लो, देख रहे हैं आप? थोड़ा और आगे करना है, ये जैसा। अब मुझे बताइए क्या ये मेरी डेफिनेशन वाले जैसा लुक दे रहा है या नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। तो मैं तो काम ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको क्या बताया सर, ये मीनिंगफुल वर्क नहीं है। गूगल इसको अंडरस्टैंड, गूगल क्या समझेगा इसको, ये तो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। गूगल के लिए डेफिनेशन थोड़ी है। तो गूगल तो समझ, देखिए काम एचटीएमएल में कई तरह से हो सकता है, लेकिन बात ये कि प्रॉपर काम करना है आपको। प्रॉपर काम होना जरूरी है। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई कोड उठा लेता हूँ। मैं C# एक लैंग्वेज है, या जावा एक लैंग्वेज है, मैं इसका कोड उठा लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ये मेरे पास कोड है। अभी इसने मुझसे सवाल पूछा, सर मेरा कोड जैसे उसमें दिख रहा है वैसा नहीं दिख रहा। तो कोई बात नहीं सर, कोड के लिए भी, कोड को आप चाहे तो पैराग्राफ में लिख दो, ये देखो। ये कोड उठाया, पेस्ट कर दिया, कोड दिख रहा है सर। लेकिन ये कोड कोड की तरह नहीं दिखेगा। तो अगर कोड को कोड की तरह दिखाना है तो आपके पास इसका भी मेरे ख्याल से एक एलिमेंट होता है, कोड के नाम से होता है। ये देखो, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, प्री किस लिए यूज होता है मैं आपको बता दूं सर। देखिए, एक होता है कोड, एक होता है प्री। अब मैं इसमें अगर रखूं, चलाऊं, ये देखो। अच्छा आपने एक फर्क देखा? प्री क्या करता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, मतलब ऐसा एलिमेंट आपने जिस फॉर्मेट में कॉपी किया होगा ना, आपने किस फॉर्मेट में कॉपी किया,
यहाँ से इंटर इंटर लगा हुआ, लाइन स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ इंटर लगा हुआ, लाइन ब्रेक हुई भी है। तो प्री क्या करता है, जो फॉर्मेट में आप कॉपी करते हो ना, उसी फॉर्मेट में शो करना। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां पर देखो मैंने किस फॉर्मेट में कॉपी किया, इसी फॉर्मेट में। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहां पर पेस्ट करूं, तो यहां पर ये देखो ये ऐसा टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको जिस तरह कॉपी किया ये पूरा एक वन लाइन टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं किसी फॉर्मेट को कॉपी करता हूँ, ये फॉर्मेट मैंने कॉपी, ये मेरा खुद का कंट्रोल सी कॉपी किया, लेकिन अगर मैं किसी फॉर्मेट को कॉपी करूं और मैं प्री में डाल दूं, तो प्री क्या करेगा, उसको जैसा एज इट इज कॉपी हुआ है एज इट इज वैसे ही मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखाएगा। अच्छा, इसमें रखने के बाद आप इसको फॉर्मेट कर लो थोड़ा सा अच्छा सा दिखाने के लिए, और आगे कर लो। ये देख, और अच्छा दिखाना है तो आप इसको आ, देखते हैं कोड में डाल सकते हैं। कोड काम नहीं कर रहा है इसमें। इसकी थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज करने के लिए आप यहाँ से फॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हो, ताकि वो कोड जैसा लुक आए। तो आप कुछ भी यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। बात समझ में आए? तो प्री क्या करता है, एक ऐसा एलिमेंट, आप जिस फॉर्मेट में किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हो, वो उसको पता होता है कि आपने क्या स्टाइल कॉपी किया है, वो आपको उसी स्टाइल में आपको विजुअलाइज करवाता है। बात टेबल की थी, हम कहाँ निकल गए? सिर्फ एक मीनिंगफुल बताने के लिए कि याद रखिएगा, काम एचटीएमएल में कई तरह से हो सकता है, लेकिन एक मीनिंगफुल वर्क करना लाजमी है, ताकि गूगल को अंडरस्टैंड अच्छे से होगी वेबसाइट, तभी वो आपकी वेबसाइट को अच्छे से गूगल पर रैंक करवा सकता है, वरना रैंक नहीं करवाएगा। बात समझ में आ गई? हम टेबल में वापस आते हैं सर, इस सबको रिमूव कर रहे हैं। तो अब मेरे पास ये टेबल है। अब मेरा यहाँ पर दिल कर रहा है, गौर से देखिएगा, मैंने क्या बोला यार, ये जो बंदे के ये दो सेल दिख रहे हैं आपको, मैं चाहता हूं ये सेल दो, दो सेल है मर्ज होकर एक बन जाए। क्या हो जाए? तो आपके पास एक्सेल में यहाँ पर एक ऑप्शन था मर्ज इन सेंटर, याद होगा। आपने क्लिक किया तो ये एक सेल बन गया और ऑटोमेटिक सेंट्रलाइज वैल्यू होगी। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि यार मुझे एचटीएमएल में भी यही करना है, इन दो सेलों को आपस में मर्ज करना है और एक वैल्यू बनानी है, तो आप कैसे करेंगे? अगर आप गौर से देखो दोस्तों, गौर से देखना, यहां पर एक सेल ये है, देखो इस तरह देखो, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। आपने इन दोनों कॉलम को आपस में क्या करना है? अच्छा, क्या ये रॉ रॉ मर्ज कर रहे हैं? नहीं, रॉ ऐसे होती है, एक रॉ दो रॉ। रॉ वाइज करना हो तो ऐसे रॉ वाइज मर्ज करेंगे, लेकिन अभी हम किस वाइज मर्ज कर रहे हैं? कॉलम वाइज। तो हमने मर्ज कहां से करना है? हमने बी से करना, बी को मर्ज करना है किसके साथ? इसके साथ। अब देखो कैसे करेंगे, बी को मर्ज करना है किसके साथ? सी के साथ। किसके साथ? नहीं, फाइव के साथ। फाइव के साथ करना है ना। तो मुझे इन दोनों कॉलम को क्या करना है? मर्ज करना है। तो अभी कितने कॉलम है? तीन। तीन है ना। लास्ट वाले को मैंने हटा दिया, जैसे ही हटाया मसला आ गया। वो कह रहा है सर यहां तक तो हूं, लेकिन ये कॉलम मिस है, मिसिंग हो। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को मिला के क्या बनाना है? एक बनाना है। तो हमारे पास जिस कॉलम को मिलाना हो, ये कॉलम टीडी क्या है? कॉलम ही तो है। रॉ, अगर कॉलम रॉ को मिलाना था तो टीआर में काम करते हैं। अभी हम किसको मिला रहे हैं? कॉलम्स को। तो कॉलम्स में टीडी मतलब टेबल डेटा, यानी कॉलम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है कॉलम्स को मिलाने के लिए, कॉल स्पेन करके। क्या नाम होता है? कॉल स्पेन। कॉलम्स के लिए यूज होता है कॉल स्पेन। कितने कॉलम आपस में मर्ज हो रहे हैं? दो। टू लिखा, सेव किया, ये लो हो गया। कॉलम्स को मर्ज करने के लिए कॉल स्पेन, रॉस को मर्ज करने के लिए रॉ स्पेन। कॉलम्स को मर्ज करने के लिए कॉल स्पेन, रॉस को मर्ज करने के लिए रॉ स्पेन। अब मुझे ये दो रॉस मर्ज करनी है, तो क्या लगाऊं? टू और थ्री क्या करना? रॉ स्पेन। किस पे लगाऊं? किस पे लगाऊं? टीडी पे लगाऊंगा ना सर, टीडी पे लगाऊं। इस टू और थ्री को मर्ज करना है, सही है। तो अब एक जगह से तो हटाना पड़ेगा, तभी एक जगह का रहेगा। तो यहां से मैंने रिमूव किया, जैसे यहां से रिमूव किया, ये देखो अजीब कुछ चीज हो गई। तो अब मुझे यहां पर आना है और टीडी में आना है। अब हम क्या रॉ वाइज मर्ज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? रॉ स्पेन। कितने रॉ को मर्ज करना है? सर बहुत इजी है, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही? रॉस को मर्ज करना है तो रॉ स्पेन, और कॉल को मर्ज करना है तो, बात समझ में आ रही?
अच्छा, अब इसको थोड़ा सा वापस कंट्रोल जेड करते हैं, थोड़ा और मुश्किल बना। अब आपसे कहा जा रहा है कि यार ये वाली जो पूरी रो है और ये वाली पूरी रो है, इसको एक कर दो, क्या करोगे? नहीं, ये पूरी रॉ है, इस रॉ को रॉ से मर्ज कर दो, ये पूरी रॉ ही मर्ज हो जाए, एक बन जाए बस, कॉलम वॉलम सब खत्म हो जाए। तो पता क्या करेंगे, ये देखो, इसको खाली किया, भाई सारे कॉलम उड़ा दिए, कर दिया, इसमें एक कॉलम छोड़ दिया बस, उड़ा दिया। इस रॉ को आया, क्या कर देंगे, रॉ स्पैन, देखते चलता है या नहीं चलता, आज चेक करते हैं, मुझे तो नहीं लगता चलेगा, देखते हैं फिर भी। टू, ये क्या हुआ, मर्ज नहीं हुआ सही से, मर्ज नहीं हुआ ना सही से, देखिए मर्ज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें रॉ को मर्ज करना है तो हम कैसे करेंगे सर, ऐसे यहां पर आएंगे, ऐसे ही यहां पर आएंगे, इसको क्या लिखेंगे, रॉ स्पैन करें। टू अगर मैंने लिखा, ये हो गया मर्ज, हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसमें अभी भी आ रही है यहाँ पर, इसमें से रॉ में एक डेटा उड़ाया नहीं, उड़ा दिया, मर्ज हो गया। अब मुझे ये भी मर्ज करना है, क्या करूं, रॉ स्पैन किया, इसको भी रॉ स्पैन किया, अब यहाँ से सारी चीजें उड़ा दी, उड़ा दी, खाली कर दिया बिल्कुल, क्योंकि सब मर्ज हो चुकी है। सर हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे, वही तो बोलो कैसे लगाएंगे, आओ चेक करते हैं सर, वही तो दिखा रहा था मैं आपको पहले। देखो, अब मुझे अगर ये कह रहा है सर आप इन दोनों को आपस में मर्ज कर दें, तो भाई रॉ में आया, रॉ स्पैन करा, मैंने बोला दोनों रॉस को आपस में मर्ज कर दो, टू कर दो, कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, शाबाश, कोशिश करो, क्या क्या गलती कर रहा हूँ मैं, चाह रहा हूँ ये दोनों रॉस आपस में पूरी मर्ज हो जाए। एक डिलीट कर दूं, नीचे वाली डिलीट कर दूं, ये कह रहे हैं नीचे वाली डिलीट कर दें सर, ये लो, तब भी वो टीआर का टैग रहने दूं, ठीक है टीआर का टैग रहने दिया, या आप बोलो कॉलम खाली कर दें, बस ये कर दूं, कहाँ मर्ज हुई, देखो अभी भी खाली आ रही है, वो मर्ज ही नहीं हुई है। अच्छा, अगर इसकी जगह अगर यहाँ पर हम लिखे कॉल स्पैन, तो क्या होगा, वैसे टीआर में देखो हिंट भी शो नहीं कर रहा, लेकिन खैर देखते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा। आप बताइए सर, आप आपको सीखना है ना, तो आप सीखिए ना, मैं कैसे मर्ज करूँ, काम ऐसे ही करना है, टू की जगह थ्री कर दें। नीचे वाला हाँ? सर नीचे वाला क्या कर दूं, उसको खाली कर दूं, टी बॉडी में कर दूं, टी बॉडी में तो पूरी टेबल डेटा आ रहा है, ये वाली रॉ भी आ जाएगी फिर तो। मुझे सिंपली ये करना है, इसको एक बनाना है, इसको नहीं, पूरे को एक ही बनाना है बस, एक सेलो, ऐसा कुछ कुछ ऐसा बोल रहा हूं मैं, ये देखो, ऐसे, ये बनाना है मुझे। बस सर, टीवी वन छोड़ेंगे बता सकते, किसमें सर, ऊपर में टीआर में टीवी वन, हाँ इसमें सर वन छोड़ देंगे, बाकी हटा दूं, हटा दिया, नीचे नीचे भी उड़ा दूं, नीचे वन तो तीन कॉलम को मर्ज करो, ऐसा लिखना है, और दो रॉस को मर्ज करो, ऐसे ही है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो करेंगे तो सर आप ही, मैं नहीं करूंगा, क्या करूं, क्या लिख दूं, टीडी टू, कॉल स्पैन टू कर दूं, तीन कॉलम को मिला रहा है ना, ये बना दी, ये तो एक हो गया। अब नीचे वाली रो का क्या करूं, इसको मर्ज करना है रो को रो से, क्या करूं,
अगर 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 मैं यहाँ पर भी यहाँ रॉस पेन दे दूं अगर मैं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? बताओ। सर कोशिश कीजिए ना, कोशिश करने से तो सीखेंगे आप। बताइए सर, क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पर कि ये रॉस पेन आपस में मर्ज नहीं हो रही? टीआर में कर दूं रॉस पेन को? देखो कॉलम तो मर्ज होगा है, रॉस मर्ज नहीं हो रही। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रॉस मर्ज ना होती। सर आप ही करेंगे? आपने खुद ही तो सीखना है सर। कल को मैं नया टेबल का डिजाइन दे दूंगा और वो आपको खुद ही बनाना, तो फिर तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन आएंगी ना। तो वो यहाँ पर सीखिए ना, रिजॉल्व कीजिए इसको। कोशिश इधर कीजिए, किसी गूगल वूगल सर्च करने की कोशिश नहीं कीजिए। बताइए क्या करूं? सर रॉस को मर्ज करना है, यहाँ पर रॉस मर्ज नहीं हो रही। मैंने अभी करके तो दिखाया था एक। रॉस को मर्ज कैसे किया था? कहाँ डालू रॉस पेन? यहाँ डाल दूं? यहाँ डालू? कुछ और हो रहा है। इसमें सर सर तो आप कोशिश कीजिए ना। मैं तो वीडियो खोली भी है मैंने तो। मैं तो ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप कितना कॉम्प्लिकेशन से फंस रहे हो। टीडी के नीचे एक और टीडी बना है। एक सेकंड, एक एक करके सोल्यूशन देते हैं। क्या कहते हैं पहले आप? ये जो ऊपर टीडी के, हाँ टीडी आ गया। इसके नीचे एक और टीडी बना, एक और टीडी बना लिया तो एक और कॉलम हो जाएगा सर। इसके अंदर वन लिख के इसका रॉस पॉइंट थ्री है। उसको रॉस पेन दिया सर, थ्री दे दिया। थ्री क्यों? टू, दो रॉस है ना। ऊपर से हटा दूं मैं? यहाँ से हटा दिया, वो कॉलम आगे चला गया। एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया क्योंकि आपने एक नया कॉलम ऐड कर दिया। देखो तीन कॉलम तो थे, तीनों मर्ज हो चुके हैं आपस में। कॉलम वाला काम हो चुका है तुम्हारा, ये देखो। तो मैं दूसरी बस एक रॉ को रॉ से मिलाना है। यहाँ पर लिखूं? इसको थोड़ी मर्ज करना है, इन दोनों को मर्ज करना है आपस में। इसमें ये तो कॉलम मर्ज होगा ना इसकी। चलो ये देखो भाई, टीडी थे, तीन टीडी थे, ठीक है। देखो ये आ गया, चलो आ गया। अब मैंने इधर भी कॉल स्पेन करके थ्री कर दिया, ठीक है। ये भी मर्ज होगा है, होगा मर्ज। देखो मर्ज होगा, देखो इसमें कहीं लाइन नहीं आ रही बीच में, देखो। अब ये दो रॉस को मर्ज करना है, बताओ क्या करूँ? आसान है, हो जाएगा। अगर रॉस पेन यहाँ लिखे, देखो रॉस मर्ज नहीं हो रही। नहीं सर, कह रहे बॉल्स पे रोज पेन क्या लिखूं? रॉस पेन प्लस 30 बॉल्स पेन दोनों एक साथ लिखो। यहाँ पर लिखूं? टी आर रॉस पेन, दो को रॉस को मर्ज करो। देखो सर बाहर निकल गया क्योंकि आप रॉ, आप देखो टीडी बेसिकली आप क्यों लिखते हो? आप कॉलम बढ़ा रहे हो। टीआर में, सर टीआर में मैंने करके देखा ना। दूसरी रॉ अभी भी देखो स्टिल ऐसे ही है, खुली हुई है ये देखो। इन दोनों को मर्ज करवा दो बस आपस में।
तुम्हारा काम हो जाएगा। फाइल स्पेसिंग तो अलग है, वो तो स्पेस के लिए होती है। क्या लिखूं? वो कह रहे हैं सर आप इसको रॉस पेन में बंद कर दें। वो नहीं कह रहे तो वन लिखा हुआ है पीडी के अंदर। एक वैल्यू तो दिखानी है ना सर, एक तो दिखानी है ना, कुछ तो लिखा हुआ दिखाना है। इसी तरह जिस प्रॉपर बना हुआ है और उस पेन में 3 है क्या वन है, जरा उस पेन में आ जाए पी लिखी वन। क्या कह रहे हैं? जिस प्रॉपर बॉक्स पेन में 3 लिखा है वन है, ये कॉलम है। और इसी तरह नीचे पीडी में 3 है, ये रॉस पेन करके आएगा वन। यहाँ भी वन लिख दूं? ये लो, अब सही है। अब दिख रहा है इजीली। अब मर्ज कर दो, बीच की लाइन हटा दो, बस बीच की लाइन हटा दो। मुझे आपने जितने वीडियो लगाए पीडी, हाँ, पीडी आपने जो लगाएंगे 6 से 7 एक ही कर दें इसके अंदर उसको करते हैं। किसमें लगाए? छह मैंने। पीडी लगाए आपने 3C5 के, हाँ, ये सारे पहले से कोई भी लिख नहीं ये इसको नहीं करना है। ये दो रॉड है ना, इनको आपस में मर्ज करना है बस। जैसे ये देखो, ये हुआ हुआ है ऐसे। कहाँ लिखूं मुझे बताओ ना। ये वाला हटा दूं? सर ये सही लिखा हुआ है, बस आपको मैं कह रहा हूँ मर्ज कर। कोई टैग नहीं आएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर हो क्या रहा है ऐसा कि हमारी रॉस मर्ज नहीं हो रही। अभी आपने देखा, जैसे पहले रॉस मर्ज हो रही थी। अच्छा, टीआर में कभी रॉस में रॉस पेन नहीं लगाते हैं। जो भी काम देखो, कॉलम्स, आपने कॉलम्स को मर्ज करना है ना आपस में। गौर से देखो तो ये कॉलम्स मर्ज हो रहे हैं आपस। प्रॉब्लम ये है, एक चीज बताऊं, जब रॉ खाली होती है ना, तो उसकी हाइट वैसे भी 0 पिक्सल होती है। कितनी होती है? इसीलिए तुम्हें वहां पर कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मैं अगर कोई भी चीज लगा दूं उसमें, देखना ये देखो, कॉलम डाल दूं, वो देखो ये आगे चला गया। पता है क्योंकि यहाँ रॉस पेन लिखा है, इसको हटा दो फिलहाल के लिए। ये देखो, बेसिक सिर्फ कॉलम डाले, उस कॉलम में कुछ भी नहीं डाला, तो आपके पास थोड़ी सी हाइट आपको देखने को मिली है। मिली ना? लेकिन अगर मैं, गौर से देखिएगा, लेकिन अगर मैं रॉ को ही खाली कर दूं, तो इसकी हाइट 0 होती है। तभी आपको आपको कोई हाइट नहीं दिखनी। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया? उसकी हाइट है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रही है। तो अब मुझे इसकी हाइट को दिखाना है, लगाना है, तुम्हारे सामने प्रूव करना है कि इसकी हाइट है। तो मैं कैसे करूं? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सिर्फ टीआर पे सीएसएस लगाऊंगा तो वो सारी टीआर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही है ना? देखो एग्जांपल से दिखा समझाता हूँ। थोड़ा सा सीएसएस भी आ रही है। अगर मैं एक H1 का टैग लूं, या लिखूं असद, और अगर मैं इस H1 के ऊपर स्टाइलिंग कर दूं, कलर कर दो रेड, तो अब मैं जितने भी H1 लूंगा ना, उन सबका कलर रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने टाइप सिलेक्टर यूज किया हुआ है। यानी जिस टाइप को आपने लिखा है, आप उसी टाइप के ऊपर सीएसएस इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो रही है। यहां तक बात समझ में आती है? तो अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ पहले वाले के ऊपर अप्लाई हो, बाकी तीन के ऊपर अप्लाई ना हो। तो मैं क्या करूं? तो हमारे पास एक और सिलेक्टर होता है, उसे कहते हैं क्लास सिलेक्टर। क्या होता है? अभी आपने पहला पढ़ रखा था टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर क्या होता है कि अगर आप जिस टाइप का एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी टाइप को आप सीएसएस में यूज करें, आप उसके ऊपर लगा दें। उसका नुकसान ये था
कि सभी एलिमेंट H1 के अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे सब पे अप्लाई नहीं करनी, मुझे तो स्पेसिफिक वन के ऊपर चाहिए, बाकी के ऊपर तो चाहिए भी नहीं। तो मेरे पास एक सिलेक्टर आता है, उसे कहते हैं क्लास सिलेक्टर। क्या कहते हैं? क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या होता है कि आप उसको अपनी मर्जी का कोई एक नाम दे देते हो और उसको कॉल करके आप उसके ऊपर CSS लगा लेते हो। कैसे? जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें एक नाम दिया, अगर किसी हम में से किसी का कोई नाम ही नहीं होता तो हम सारे ह्यूमन ही कहलाते, और ह्यूमन के पुकारने में सब ह्यूमन ही आ रहे होते, जैसा भी टाइप सिलेक्टर में हो रहा है। लेकिन सबको नाम से फायदा क्या हुआ? डिफरेंशिएट कर लिया ना हमने एक दूसरे को। तो अगर मैं क्लास सिलेक्टर लगाना चाहूँ तो कैसे लगा सकता हूँ? भाई जिसके ऊपर तुमने अलग से काम करना है उसको यहाँ पर क्लास का एट्रीब्यूट पास कर दो। कर दिया। इसका एक नाम दे दो जो तुम देना चाहो, लेकिन नाम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम दे दिया माई हेडिंग, नाम दे दिया। अब इस H1 का नाम क्या हो गया? अच्छा, इसका नाम H1 भी है, लेकिन इसका बेसिकली नाम क्या है? माई हेडिंग। CSS के लिए, ताकि इसको अलग से पहचान दी जा सके। अब सवाल ये, क्लास को कॉल कैसे करते हैं? हेलो, क्लास को कॉल कैसे करते हैं? क्या क्लास का नाम डायरेक्ट लिखोगे ऐसे, ऐसा हो जाए? ऐसा नहीं होता है। क्लास को CSS में कॉल करने के लिए डॉट से कॉल किया जाता है। कैसे? पहले डॉट आता है। यानी अगर आप किसी भी एलिमेंट को क्लास सेलेक्टर दोगे तो आप उसको CSS में हमेशा डॉट के साथ उसका नाम लिखोगे। अब अगर मैं स्टार्ट करूं, ये देखो, सर अब आपने उसको नाम दे दिया ना, अब आप ह्यूमन थोड़ी बोलोगे सर। अब आप असल बोलोगे, अली बोलोगे, फरहान बोलोगे। आपने उसका नाम क्या दे दिया? ऐसे ही मैं इसको एक और क्लास दे देता हूँ, इस वाले को ABC नाम दे दिया। अब मैंने बोला डॉट ABC का कलर क्या कर दो? कलर कर दो आप येलो। तो क्या होगा? दूसरे वाले का येलो हो जाएगा। तो क्लास के जरिए आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हो कि यार आपने किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना, यानी आपने उसको एक अलग से नाम, एक पहचान दी। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लास लेटर समझ में आ गया? क्लास लेटर कैसे कॉल होता है? डॉट के। जो नाम लिखा उससे पहले डॉट लगा दो, उसके बाद जो भी CSS लिखनी है वो आप लिख लो। अब इधर आ जाओ। अब मैं इसको एक हाइट देना चाह रहा हूँ। पता है क्यों देना चाह रहा हूँ? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट कितनी है? 0। अब कुछ हाइट मैं दे दूंगा तो वो एटलीस्ट दिखेगा ना यार उसकी हाइट इतनी है। तो मैं इसको, अगर मैं सारी TR के ऊपर हाइट दे दूंगा तो क्या होगा? तो मुझे तो स्पेसिफिक इसी के ऊपर देना, तो मैं क्या लगाऊं? मैंने इसका नाम रख दिया एम्प्टी। क्या नाम रख दिया? अब मैं यहाँ पर आया CSS में और मैंने लिखा डॉट एम्प्टी में जाओ, हाइट दे दो 50 पिक्सल की। दे दी। अब इसकी हाइट देखो, ये इसकी हाइट है, ये किस वाली की हाइट है? सर ये दूसरी रॉ की हाइट है। किस रॉ की हाइट है? अब क्योंकि हमने क्लास किसके ऊपर लगाई है? दूसरी रॉ पे लगाई है। अब ये हाइट आपको दिख गई? अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको रॉ स्पैन करूं, जैसे कर रहा था, दो करूं, ये देखो। सर आप समझे ही नहीं। मैंने CSS अभी भी नहीं की। मैंने CSS उसके लिए नहीं की, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ ये समझिए। मैंने क्या बोला, जब बाय डिफॉल्ट रॉ लिखी होती है तो उसका जो हाइट होती है वो 0 होती है, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो तो वो 0 के बराबर होती है। तो अगर आप इसको हटा दीजिए हाइट को, तो देखिए मर्ज तो वो हुआ है, लेकिन चूंकि उसकी हाइट 0 थी इसलिए उसकी हाइट में कुछ ऐसा फर्क आपको दिखा नहीं। आपको लग रहा है यार वो उतना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मर्ज हो चुका है। बात समझ में आई? तो मैंने अलग से हाइट देकर ये बताया कि नहीं भाई वो अलग था, उसकी हाइट में हमारे पास दूसरी हाइट मर्ज हुई है, तो इसीलिए वो दोनों मर्ज हो चुके हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? दोबारा सुनिए। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप TR के अंदर कोई भी डेटा नहीं पुट करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट कितनी होती है? 0। अब 0 हाइट होने की वजह से जो क्या वो अपनी, अब इस वाली रॉ की तो कुछ, क्योंकि एक कॉलम में हाइट ले रहा है तो दूसरी वाले की तो हाइट है ही नहीं, तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मर्ज होने के बाद भी वो साइज सेम ही दिखा तुम्हें। तुम समझ रहे थे रॉ मर्ज ही नहीं हो रही है? ऐसा नहीं था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTML का बिहेवियर है कि अगर आप किसी रॉ को खाली छोड़ देते हो तो हमेशा उसकी बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? तो मैंने यहाँ पर एक काम किया तुम्हें दिखाने के लिए कि मैंने इसको एक क्लास दे दी एम्प्टी के नाम से, और यहाँ पर मैंने एम्प्टी की हाइट क्या कर दी? 50 कर दी। यानी इसका मतलब ये इसकी हाइट कितनी हो गई है? 50 इसकी हाइट और अपनी बाय डिफॉल्ट की जो हाइट थी वो मिल गई, और आप देखो रॉ मर्ज की बड़ी सी आपको दिख रही है कि हाँ यार वाकई मर्ज हुआ हुआ कुछ दिख रहा है।
लेकिन अगर मैं इसको हाइट ना देता तो आप देखेंगे सर वो मर्ज तब भी हुआ है, लेकिन उसकी हाइट 0 की वजह से वो आपको विजिबल नहीं हो रहा। बात समझ में आई? ये बहुत छोटा सा फर्क है, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया प्रैक्टिकल में। डन। क्लास सेलेक्टर क्या है? ऐसा सेलेक्टर जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट को कोई और नाम देकर उसके ऊपर स्पेसिफिक स्पेसिफिक सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि वो उसके ऊपर अप्लाई की जाने वाली सीएसएस किसी और के ऊपर अप्लाई नहीं। लेकिन एक फायदा बताऊं, ये देखो, अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये जो गलती हो गई, माई हेडिंग वाला कलर इस वाले को भी आ जाए, तो क्या करूं? सर जो नाम उसको दिया वही नाम उठा के इसको दे दें। देखा आपने? तो ऐसा नहीं कि आप क्लास की हर किसी का एक का नाम दे दिया तो किसी और को वो नाम दे नहीं सकते, आप दे सकते हो दोबारा से। अगर आप चाहते हो उसकी सीएसएस भी वैसी हो जैसे पहले वाले की, तो आप उसको क्लास दे सकते हैं। डन। टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आया? रॉस को कैसे मर्ज करते हैं, कॉलम को कैसे मर्ज करते हैं? रॉस को मर्ज करने के लिए रॉ स्पैन, कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन, विड्थ के लिए WITH विड्थ 100% स्क्रीन का साइज, सेल की स्पेस को खत्म करने के लिए सेल स्पेसिंग का एक एट्रीब्यूट यूज होता है, ये देखिए बाय डिफॉल्ट 1 होता है, आपने क्या कर दिया। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, ये देखो, तुम देख रहे हो क्या होगा? ये देखो दो दो बॉर्डर है, इनके दरमियान स्पेस को खत्म करने के लिए हमने क्या यूज किया, सेल स्पेसिंग 0। जैसे ही 0 किया तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो स्पेस थी वो रिमूव होगी। डन। किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन तो अभी पूछेंगे। हाँ जी। जी किसी की कोई क्वेरी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। चलिए अभी आपने क्या करना है, टास्क के लिए मैं आपको एक इमेज दे रहा हूँ। सर पहले तो आपने ये बेसिक टेबल बनाना है अभी, फौरन आपने ये बना के दिखाना है मुझे भी। ठीक हो गया? बहुत बेसिक सा है, कुछ भी नहीं। अब सवाल ये है कि तुम इसको बोल्ड कैसे करोगे? सर बी का टैग लगा दोगे? कैसे सर? एग्जाम्पल सर, अगर मुझे 3 को बोल्ड करना है, मैं 3 में आया, टीडी के अंदर इसको यहाँ पर बी का एलिमेंट लगा, 3 लिखा, बोल्ड हो गया। डन। चलिए स्टार्ट कीजिए, आपका टास्क स्टार्ट होता है अब। तो यहीं तक रखते हैं वैसे क्लास को, ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।